नेक्स्ट डे टाइम होता है सर नेक्स्ट डे। तो आज शुरू कर लेते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस में। ठीक है, इसमें हम लोग को समझना होगा पहले कि केमिस्ट्री, सबसे पहले तो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और फिजिक्स और बायोलॉजी तो वैसे ही चलते रहेगा। केमिस्ट्री जो है वो बदल जाता है 3 पार्ट में फिर से। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ा है क्लास 9th में। ठीक है, 10th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले होंगे कार्बन एंड कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और क्लास 10th में लगभग पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री का चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो असल में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज क्या है वो आपको 11th में पता चलेगा, क्योंकि वहां पर बढ़िया से डिवाइड किया जाएगा चैप्टर्स को। यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर मिला हुआ है, फिजिकल भी और इनऑर्गेनिक भी। ठीक है, लेकिन 9th में मोस्ट ऑफ द मतलब कि पार्ट 80% या 90% पार्ट जो आप लोग पढ़े हो वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़े हो, जिसमें मोल्स वगैरह निकालने का बात किया जाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ये सब आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, हम लोग आते हैं पहला चैप्टर के ऊपर, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो समझते हैं पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उससे पहले समझेंगे कि केमिकल चेंज क्या है। जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बचपन में सब बच्चा पढ़ा है। ठीक है, कि अगर जो हम एक लकड़ी को हम काट दें, ठीक है, तो कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बन जाएगा, उसके प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएंगे। पहले भी वो वुड का था, अभी भी वो वुड का है। हालांकि एक नया सब्सटेंस बना, जैसे कि एक लकड़ी था, उसको काट कूट करके हम एक पलंग बना दिए या फिर एक बेंच बना दिए, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बना, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि पहले अगर जो वुड का था तो अभी भी वो वुड का ही है। इसके कारण उन सब चीजों को फिजिकल चेंज बोला जाता था। मतलब कि अगर हम चाहे तो वापस से उसको वैसा शेप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज जो है वो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना देता है, जिसमें पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम आटा उठाएं या फिर गेहूं, गेहूं से हम लोग आटा बनाए या फिर आटा में पानी डाल करके और गूंथ ले, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग रोटी बनाते हैं, डफ बोलते हैं। जो आटा को गूंथते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डफ बोलते हैं। ठीक है, जो गूंथा हुआ आटा है, ठीक है, क्या उससे हम वापस आटा में पहुंच सकते हैं? तो आंसर है कि नहीं पहुंचा जा सकता है। या फिर हम लोग दाल बना लिए, खाना में दाल बना लिए, क्या वापस से पहुंचा जा सकता है? तो नहीं पहुंचा जा सकता है। वापस दाल का जो दाना दाना सा होता है वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो ये सब केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को जब हम लोग एक वर्ड इक्वेशन में लिखने लग जाए, अब ये चीज अभी नहीं समझ में आएगा वर्ड इक्वेशन क्या है, कोई एक सेंटेंस बना करके हम लोग लिखने लग जाए, ठीक है, कि कहां से शुरुआत हुआ था और कहां तक चेंज होकर के गया, उसी चीज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन लगभग दोनों सेम चीज है। ठीक है, हालांकि केमिकल चेंज बस बोल देंगे कि ये इसमें बदल गया है, काम खत्म हो गया। उसी चीज को केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं कि पहले शुरुआत का ये सब्सटेंस था, वो जब दोनों कंबाइन हुआ, मतलब दोनों आपस में जब मिला तो एक नया सब्सटेंस बन करके निकला। तो वो पूरा चीज जब लिख देंगे तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जो सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट होगा, उसी स्टेटमेंट को जब हम लोग एलिमेंट्स का सिंबल के रूप में, कंपाउंड का जो सिंबल होता है, बीच में प्लस वगैरह डाल करके, एरो डाल करके लिख दें, उसी चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है? ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, या फिर इन दोनों को तो बोला जाता है कि दोनों सेम ही है। ठीक है, हालांकि इन दोनों में आपको साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा। जैसे कि यहां पर लिखे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। क्या ये बात सबको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर मिलता है, या कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसी चीज को? कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यह स्टेटमेंट लिखा गया या फिर सेंटेंस लिखा गया, इसी चीज को यहां पर लिख दिया जाएगा। कार्बन मतलब सी और प्लस, ऑक्सीजन के जगह पर O2 और गिब्स के जगह एरो का साइन बनेगा और फिर यहां लिखा जाएगा CO2। यही चीज हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या समझ में आया केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है?
अच्छा, तो क्या नया बन रहा है सर, वो भी तो बता दीजिए, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। H2 और प्लस O2 गिव्स H2O। देखो कितना केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। H2 बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, मालूम है क्या? बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, मतलब ये आसानी से आग पकड़ सकता है और बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से आग पकड़ता है। ये मालूम है क्या? ये इसके बारे में, H2 के बारे में, बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। O2 क्या करता है? तो O2 किसी को भी ये कंबसन करने में मदद कर सकता है, आग लगाने में मदद कर सकता है। कौन? O2। अब जब दोनों मिला, जब दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हुआ, उसकी वजह से जब नया कंपाउंड बना, तो ये बना वाटर। H2O मतलब वाटर। और वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो आग को बुझाने में मदद करता है। तो बिल्कुल नया प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब ये फ्लेमेबल गैस था, ये किसी को भी आग लगवाने में मदद कर सकता था, और ये एक ऐसा कंपाउंड दोनों से मिलकर के बन गया जो क्या है, आग बुझाने में मदद कर देता है। तो क्या बिल्कुल नया प्रॉपर्टी बन रहा है यहाँ पे? चलिए और आगे इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या सोडियम के बारे में सभी लोग जानते हो? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, ठीक है। ये Cl2 क्लोरीन गैस, इसके बारे में आप लोग कुछ खास नहीं जानते होंगे। ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसके मदद से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, अभी इतना जानो, ठीक है। और इसके बारे में भी बताते हैं। ये जब दोनों मिलेगा तो ये क्या बना देगा जी? NaCl। सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि इसको अगर जो हम हवा में छोड़े तो ये आसानी से आग पकड़ सकता है ना। पानी में जब इसको दे दे तो फिर से ये आग पकड़ सकता है। क्या ये बात मालूम है सोडियम के बारे में? क्लोरीन जो है इतना ज्यादा गंदा स्मेल करता है, मतलब इसका स्मेल कोई अचानक, इसका जो बॉटल रहता है इसको खोल के और नाक के पास जोर से सूंघ ले ना, तो उसका फेफड़ा वगैरह खराब हो जाए, समझे, उसका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। इतना ज्यादा ये सफोकेटिंग गैस है, समझ गए? क्लोरीन गैस है एक सफोकेटिंग गैस, सफोकेटिंग भी है, और साथ साथ में इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं, सफोकेटिंग के साथ साथ, हाँ, इसका स्मेल जो है बिल्कुल अनप्लीजेंट है। सफोकेटिंग मतलब समझ रहे हो सब, ठीक है। श्वास हम लोग सही से नहीं ले पाएंगे, सफोकेटिंग मतलब दम घुटना, ठीक है। और इसका स्मेल भी अनप्लीजेंट है, या पंजेंट स्मेलिंग, मतलब सड़ा हुआ स्मेल लगेगा। पंजेंट स्मेलिंग एक जगह और आएगा, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनेगा उस टाइम पे भी। अभी फिलहाल क्लोरीन के टाइम पे भी याद रखो, अनप्लीजेंट स्मेल है, या फिर पंजेंट स्मेलिंग है, या फिर ये एक ऐसा गैस है जिसको ज्यादा जोर से सूंघ ले तो तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन जब दोनों मिला तो हम लोग NaCl देख रहे हैं। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं जी? कॉमन सॉल्ट। साल्ट नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में, और आगे के चैप्टर में बहुत सारा ऐसा कंपाउंड पढ़ोगे जिसको सबको हम लोग सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है। CuSO4 भी एक सॉल्ट है, यानी NaCl को सिर्फ सॉल्ट नहीं बोल करके कॉमन सॉल्ट बोलेंगे। कॉमन सॉल्ट क्यों? क्योंकि हम लोग के घरों में जो सॉल्ट इस्तेमाल होता है उसका ये केमिकल फॉर्मूला है NaCl। तो NaCl हम लोग कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं दिन भर अपने डेली लाइफ में, ठीक है, लेकिन सोडियम और क्लोराइड को हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो देखो कितना अलग प्रॉपर्टी चेंज करके दे देता है, ठीक है। तो क्या इनको हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते? फिलहाल ये सिंबल्स के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। इसी चीज को जब यहां पर हम लिख दें, ठीक है, इसी चीज को यहां पर लिख दे, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन या फिर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, या फिर और भी इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिलहाल ये जो लिखा गया इक्वेशन है वो पूरा का पूरा सही इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग का पार्ट कुछ देर आगे आएगा, लेकिन हमको तो बैलेंस करके ही लेकर के जाना पड़ेगा। H2 प्लस O2, तो यहाँ 2H2O, और 2 दूनी 4, तो यहाँ 2H2 आ गया, ठीक है। NaCl
तो यहाँ पर 2 डाल के और यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल ये सब हो गया, ठीक है। केमिकल चेंज में हमको इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बचपन में पढ़े हो ना, तो उसी से कुछ रिलेट करके लिख लो, ठीक है, कि बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। अच्छा, बचपन में ये 2 एग्जाम्पल है, बहुत कंफ्यूजन होता था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, नहीं तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल। एक फिजिकल चेंज होता था और एक केमिकल चेंज होता था, और बच्चे का दिमाग इतना सोच नहीं पाता था कि किसको किधर डाल दिया जाए, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब है कि कैंडल का बर्न हो तो उसको जो बत्ती है वो धीरे 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 छोटा होते चला जाएगा, वो वापस से कैंडल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन वैक्स का मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोला जाए या फिर मेल्टिंग ऑफ कैंडल बोला जाए, तो वो चीज फिजिकल चेंज के अंदर आता है। तो क्या यहाँ पे इसका एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल को हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कैंडल का जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म अभी 10th के अंदर तो नहीं कर पाएंगे, 10th क्लास में तो नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बहुत ही बड़े से पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना है 10th में, ठीक है। हर जगह पे मेरे मुंह से ऐसा सुनते रहोगे कि यहाँ पर रुक जाएंगे, इसके आगे हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। क्लास 10th में ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में सिलेबस खत्म भी नहीं होगा, और पढ़ते रहेंगे, लास्ट में एक आध चैप्टर ऐसा बचेगा जिसको बोलेंगे लाओ जी 4 दिन में खत्म कर देते हैं, लाओ जी 3 दिन में खत्म कर देते हैं। इतना पढ़ेंगे कि सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं रुकेगा। क्वेश्चन उससे ज्यादा, जितना पढ़े उससे ज्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। जितना हम लोग को समझना है बेसिक वो समझेंगे, और बाकी हम लोग क्वेश्चन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। लिख लो इसको, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। कार्बन वाला भी लिख देते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, O2 बैलेंस्ड है, देखो ये पहले से। और एग्जाम, अच्छा इसको ऐसे लिख लो जी, H2 के बारे में हाईली फ्लेमेबल, है ना, तब ना समझ में आएगा कि हाँ चेंज तो हो रहा है प्रॉपर्टी। ये हेल्प्स इन कंबसन, सी कंबसन का स्पेलिंग ठीक है, CU होता है कि CO होता है, COMB पे पावर n दे दिए, कंबसन समझ लेना इसको, ठीक है। और ये H2O किसका काम करता है, आग बुझाने का, लिख सकते हैं एक्सटिंग्विशेस फायर, या फिर ये कितना ठंडा भी होता है, H2O कितना ठंडा भी होता है। सोडियम हाईली रिएक्टिव, क्या, हाँ ये लिख रहे हैं कि ये एलिमेंट का क्या काम है, इसका कैसा प्रॉपर्टी था, ठीक है, और दोनों मिल करके कैसा बना दिया, ठीक है। तो क्या केमिकल चेंज हो रहा है ना। Cl2 क्या काम करता है, सफोकेटिंग गैस है, हाँ सफोकेटिंग गैस है, नहीं तो फिर, और NaCl क्या काम कर रहा है, तो ये तो हमारा घर में डेली यूज हो रहा है ना, कॉमन सॉल्ट। NaCl जब भी आएगा सिर्फ सॉल्ट नाम नहीं लेंगे, जब भी नाम लेंगे तो कॉमन सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। और भी 2-4 एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसके बाद फिर 2 चीज और आया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या इन दोनों के बारे में पहले से सभी को मालूम होगा, क्लास 9th में इतना सब लोग पढ़े हुए होंगे, है ना। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है, जो वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और वैसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है, मतलब कंबाइन होने के बाद जो एक नया सब्सटेंस बनकर के आ रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में जो लिखा गया है वो रिएक्टेंट, और यहाँ राइट साइड पे जो लिखा गया है वो प्रोडक्ट। हाँ यार ध्यान से सुनना, यहाँ लेफ्ट साइड में जो लिखा गया उसको रिएक्टेंट बोल रहे हैं, ये दिमाग में मत बैठा लेना कि जो भी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि इसी रिएक्शन को ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, इधर NaCl लिख देगा
और इधर 2Na और प्लस Cl2 लिख देगा। तो क्या यह NaCl को रिएक्टेंट बोल देंगे? नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि कहां से कहां बन रहा है। इस एरो पे भी ध्यान रखोगे तो ये बता देगा, जिधर की तरफ एरो दिखा रहा है वो प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि कभी कभार तुम्हारे सामने ऐसा भी दिखने वाला है 2Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। ठीक है, इतना 10th में इतना तक नहीं जाएगा, लेकिन ये और ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ ऐसा भी पूछे तो हम लोग बता पाए कि इसी चीज को रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको रिएक्टेंट, जो राइट साइड में रहता है उसको प्रोडक्ट, ये सब गलत बात है। ठीक है क्या? अब हम लोग एक एक्टिविटी के ऊपर आएंगे। जो पहला एक्टिविटी तुम लोगों के साइंस के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा, ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। ठीक है, इस एक एक्टिविटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर में जितना एक्टिविटी उसमें 2 या 3 छोड़ दिया जाए तो वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और लगभग केमिस्ट्री में जितना भी एक्टिविटी लिखा होगा केमिस्ट्री वाला पोर्शन में, उतना एक्टिविटी में से 5 से 7 एक्टिविटी छोड़ दी जाए तो लगभग का लगभग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, जो जो चीज ध्यान देना है वो हम बताते चलेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। पूरा तो ये अगला जो पार्ट है वो हम लोगों का एक्टिविटी का पार्ट है। क्या अभी हम लोग एक पैराग्राफ तक पहुंचे होंगे? एक्टिविटी तो तुरंत और शुरुआत में ही दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पे, है ना। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले देखो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। ठीक है, क्यों रब किया जाता है वो अभी बात करेंगे कुछ देर में। फिलहाल ये जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा शायद ऑब्जर्वेशन वगैरह ना लिखा हो तुम्हारे बुक में। ठीक है, यहाँ पर बस इतना लिखा हुआ होगा कि मैग्नीशियम रिबन को एयर से, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है एयर में। ये एक बात और ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जब भी बोला जाए बर्न किया जा रहा है या फिर बोला जाए कंबसन किया जा रहा है या कंबसन दिया जा रहा है, तो समझ जाना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने का कोशिश कर रहा है। क्या समझना है वहां पे? बर्न इन एयर या फिर कंबसन बोले उससे हम लोग उससे हम लोग को समझ लेना है कि किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी सब्सटेंस को या किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया एयर में। मैग्नीशियम रिबन से समझना है मैग्नीशियम, बर्न किया जा रहा है एयर में मतलब समझना है ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। क्या समझना है? मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम मतलब Mg। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है मतलब प्लस लिख देंगे, और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन के। Mg और O दोनों मिलेगा तो Mg और O के वजह से कैसा एक कंपाउंड बनेगा वो, यहाँ O2 नहीं लिखना है। अब यहाँ जब कंपाउंड बनाने की बात आएगी तो हम लोग को ये समझना है कि Mg और O दोनों मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा वो तुम देखो। Mg का वैलेंसी कितना? 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्रॉस भी अगर कर देंगे तो कैंसिल तो यहाँ 1 और 1 है ना, है ना। तो क्या बन गया? Mg के पास 1 और O के पास भी 1, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा जी? MgO। सबसे पहला रिएक्शन जो क्लास 10th के बच्चे को याद रखना है वो यही रिएक्शन याद रखना है। और अगर ये भी रिएक्शन आपके एग्जाम में आता है या फिर कभी टेस्ट में पूछा जाता है आप नहीं बताते तो कितना तकलीफ की बात है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों साथ में रिएक्ट होगा तो वो MgO बनाएगा। बच्चा इसको MgO2 लिख दे सकता है, Mg2O लिख सकता है, कुछ भी लिख देता है। समझे? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, O2 को सिर्फ यहां O लेकर के आएंगे, O2 यहां नहीं लिखेंगे, सिर्फ एलिमेंट को लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, 2 से 2 वैलेंसी कैंसिल आउट हो चुका है, क्या बच गया? MgO, यहाँ पे MgO लिखेंगे डायरेक्ट। क्लियर है क्या? इसी को जब आप बैलेंस करने के लिए सीख जाओगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बना देंगे, यहाँ नहीं लिखना है कि नहीं, इन्हीं के ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए वहां लिख देंगे, यहाँ पहले लिखा जाता है। इसके लिए एक तरीका ही बताएंगे कि जब भी हम लोग बैलेंस कर रहे होंगे तो सबके पास ना ऐसा एक ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, ऐसा एक ब्रैकेट, कि इस ब्रैकेट के अंदर हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। इस ब्रैकेट के पहले लेफ्ट साइड पर हम लोग को नंबर्स लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या दिख रहा है जी? 2, यहाँ ऑक्सीजन के पास कितना दिख रहा था? 1,
लाना कितना है 2। 2, तो इधर 2 ना लिख करके लेफ्ट साइड पे 2 लिखेंगे। अब देखो तो मैग्नीशियम के पास भी कितना हो गया 2। अब यहाँ मैग्नीशियम के पास एक ही दिख रहा था, ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट में भी क्या डाल देंगे 2। ये बाकी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे बैलेंसिंग का पार्ट में, ठीक है। चलिए इसके ऑब्जर्वेशन 2 हैं। 2 ऑब्जर्वेशन अगर पूछा जाए कि राइट द 2 ऑब्जर्वेशन विच यू हैव मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम रिबन विद ऑक्सीजन, या फिर ये लिख दे बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कौन सा 2 ऑब्जर्वेशन है वो लिखो, ठीक है। तो वो 2 ऑब्जर्वेशन यहां शुरुआत में लिख दिए, प्रोड्यूसेस व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, और दूसरा है व्हाइट पाउडर या फिर व्हाइट एस। किसका व्हाइट एस? ये MgO, यही होगा तुम्हारा व्हाइट कलर का, इसी को बोलेंगे व्हाइट एस। एस मतलब राख होता है, एस मतलब क्या होता है राख। जब ये जल करके जैसे पेपर जलाते हैं तो जला हुआ टुकड़ा नीचे मिलता है, ठीक है, तो वो व्हाइट कलर का नहीं होगा, लेकिन मैग्नीशियम रिबन जब जलाएंगे तो वो व्हाइट कलर का राख बचेगा, ठीक है। और ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग मतलब चमकता हुआ, जो व्हाइट कलर का फ्लेम, फ्लेम तो समझ पा रहे होगे, ठीक है। हाँ, क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, या क्रैकर्स ना बोल करके ये बोलो छुरछुरी जब जलाते हो, है ना, फुलझड़ी, तो वो जलाते हैं तो देखते हो कैसा कैसा डेजलिंग ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पर बनाता है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का फ्लेम जैसा दिखेगा, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, चमकता हुआ व्हाइट कलर का फ्लेम दिखता है। जैसे छुरछुरी जलाते हो तो इधर 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 ऐसे एकदम तीर जैसा बनता है जहां तहां, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो तीर जैसा बनाता है, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशन, पहला नंबर क्या है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, और दूसरा नंबर क्या याद रखना है व्हाइट एस या फिर व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑफ क्या MgO ना लिख करके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, ज्यादा बेटर, ठीक है। जब हम लोग लिख रहे होंगे सेंटेंस में तो जितना कम से कम कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करें वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब आ गया ये क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन सबसे पहले रब किया जाता है सैंड पेपर पे बर्न करने से भी पहले, ठीक है, बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है? अब मैग्नीशियम रिबन को, हाँ बोलो, जंग लग जाता है, सैंड पेपर, हाँ लेयर बन जाता है, फिर भी जल सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर भी बनेगा तो टाइम लेगा सर, तुरंत जलेगा। हाँ हाँ हाँ। मैग्नीशियम जो रिबन होता है, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाता है, जैसे कि बहुत दिन से लैब में पड़ा हुआ है या फिर किसी जगह पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन तो हमारा एटमॉस्फेयर में है, वो इसके साथ आकर के रिएक्ट कर जाता है, और ये पहले से इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, मैग्नीशियम रिबन तो पहले से है, इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। और ये ऑक्साइड का जो लेयर है ये ज्यादा स्मूथली बर्न करने में मदद नहीं करता है, ये जो ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है ये आसानी से बर्न होने नहीं देता है, हो जाएगा बर्न, ठीक है, लेकिन स्मूथली बर्न नहीं होगा, कभी लगा ये बर्न होने लग गया फिर बुझ जाएगा, फिर बर्न हो गया फिर बुझ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसी के वजह से इसके ऊपर सैंड पेपर हम लोग रब कर देते हैं जेंटली, जेंटली समझते हो, आराम से, ठीक है, ये नहीं कि रब ऐसा किए कि मैग्नीशियम रिबन ही टूट गया, रिबन ही बोला जा रहा है, पेपर का टुकड़ा रहता है थोड़ा सा मोटा, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है बहुत ही पतला सा रहेगा, ठीक है, और पेपर का टुकड़ा बहुत ही लंबा सा रहता है, इसको हम लोग ऐसा कट करके यहाँ से मानो एक बच्चा ले लिया और इसको जला लिया माचिस डाल करके, स्कूल में किए हो ये, हाँ, तो ये सब देखो पैसा ज्यादा देता है तो ये सब फायदा मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है, स्कूल में, हाँ, तो वो जलता है, तुम लोग तो फिर देखा होगा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, और फिर वो जो नीचे राख मिला होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है और ये आसानी से बर्न होने नहीं देगा, इट कैन नॉट बर्न स्मूथली, ठीक है, इसीलिए हम लोग सैंड पेपर से रब कर देते हैं ताकि इसका ऑक्साइड का लेयर हट जाए, सो दैट इट कैन बर्न स्मूथली, ये लिखा जाता है, इसका आंसर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या मैग्नीशियम रिबन का जो भी पार्ट था हम लोग पढ़ लिए, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन करते हैं। देखो
ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कि हम लोग को पहले से नहीं मालूम है कि अगला क्या बनने वाला है कंपाउंड, ठीक है। यहीं पर लिख देता ना कि एक नया कंपाउंड बना, व्हाट विल बी द न्यू कंपाउंड, तो वो दिमाग में जाता है, और जहां एक्स और वाई लिखने लग जाए तो उड़ जाता है दिमाग से, समझे। फिलहाल ये क्या कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको ऑक्सीजन में बर्न किया गया है, तो लिख देते हैं मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, दोनों बर्न जब किया गया, ठीक है, तो व्हाइट कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स, एक्कम्पेनिड बाई एमिशन ऑफ लाइट। कंपाउंड बनने के साथ साथ, एक्कम्पेनिड मतलब कंपाउंड बनने के साथ साथ लाइट का एमिशन मतलब लाइट भी निकल रहा था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब बर्न करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। देखो तो Mg और O, वैलेंसी 2 यहाँ वैलेंसी 2 कट गया, क्या कंपाउंड बनता है जी, MgO। तो जो कंपाउंड बन रहा था उसको यहाँ पर कंपाउंड X लिखा, और हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड कौन है, MgO, यानी कि यही कंपाउंड X है। अब समझा गुलशन क्या हुआ है। अब बोल रहा है इफ द बर्निंग रिबन, मतलब जिस रिबन को जलाया जा रहा था उसी रिबन को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, मतलब मैग्नीशियम रिबन था ना, कौन सा रिबन था, मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो MgO बना। उसी तरह से अगर जो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टी, ये क्रिस क्रॉस मेथड, Mg के पास कौन चला जाएगा 3 और N के पास क्या चला जाएगा 2, Mg3N2, ये बन गया तुम्हारा कंपाउंड Y। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, डन है। सिर्फ X और Y के बारे में पूछा जा रहा था, X और Y बता दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बन गया, ये बन गया। अच्छा, दो एलिमेंट, चलो इस बारे में सोच लो फिर बात करेंगे। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन, जितना भी केमिकल, ऑल केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ, मतलब सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन सा कंडीशन नेसेसरी है, तो क्या सभी रिएक्टेंट्स सेम स्टेट पे हो ये जरूरी है, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई सॉलिड हो कोई गैस हो, दोनों मिलकर के लिक्विड बना सकता है, हो सकता है दोनों गैस हो मिलकर के लिक्विड बना देगा, हो सकता है एक लिक्विड एक गैस हो मिलकर के सॉलिड बना दे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्टेंट्स सेम स्टेट पे ही हो, तो ये तो गलत बात लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग स्टेट पे हो सकता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से किसी भी अलग अलग स्टेट पे इसके रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, एनर्जी शुड बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट्स। हम लोग के क्लास 10th में 3 तरह से एनर्जी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हीट और तीसरा सनलाइट, लाइट, ठीक है। ये 3 तरह से एनर्जी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन हर बार एनर्जी सप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभार क्या, बहुत सारा ऐसा चांस देखने को मिलता है, बहुत सारा केस ऐसा है जिसमें बिना एनर्जी के ही रिएक्ट, बिना एनर्जी दिए ही रिएक्ट हो जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ही बिना एनर्जी दिए हम लोग रिएक्ट करवा दिए, ठीक है। तीसरी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी के बिना भी हम लोग रिएक्ट करवा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स को एनर्जी दिया जाए, तो ये भी गलत बात लिखा हुआ है। एनर्जी दिया जाता है लेकिन क्या सभी केमिकल रिएक्शंस में, तो ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल केमिकल रिएक्शन शुड हैव सप्लाइड द एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स। तीसरा नंबर, रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, रिएक्टेंट्स सेम टेम्परेचर पे हो ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है एक बहुत ही ज्यादा गर्म कंपाउंड हो उसके साथ ठंडा कंपाउंड को भी या फिर कम टेम्परेचर वाला कंपाउंड या एलिमेंट के रिएक्शन भी करवाया जा सकता है। क्या क्लियर बात है यहां तक, तो ये भी गलत बात लिखा हुआ है। देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जब तक दो सब्सटेंस आपस में साथ में आएगा ही नहीं तब तक रिएक्ट कैसे करेगा, दोनों जब तक साथ में नहीं है, साथ में आने को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखे, फिजिकल कॉन्टैक्ट, दोनों साथ में आकर के मिल गया जिसके वजह से इसका अरेंजमेंट हो जाएगा एटम का दोबारा से, हेलो, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम विल टेक प्लेस when there will be physical contact between the reactants. That's why we can say that all the chemical reaction should have physical contact between the reactants, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया सही।
डन हो गया क्या? अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में ना अभी तो बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ो, इसमें ना ही सॉलिड कौन, लिक्विड कौन, गैस कौन, ये सब नहीं लिखते हैं। तो हम लोग स्टेट भी लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस का, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड था, अरे रिबन तो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, MgO जो बनता है वो क्या रहता है, सॉलिड होता है, अरे राख, राख क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ सॉलिड है और यहाँ पे गैस है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर से सॉलिड हो गया। ठीक है, इस किसी किसी जगह पर इसी तीर के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि हीट दिया गया है। ठीक है, कितना टेम्परेचर पे हीट किया गया वो तक लिखा हुआ रहता है। कभी कभी एक कैटलिस्ट आ जाता है, कैटलिस्ट मतलब एक कोई और चीज इसके साथ मिला दिया जाए जिसकी वजह से रिएक्शन को फास्ट करवाया जा सके, तो ये सब चीज लिखा जाता है इस तीर के ऊपर, जिससे हम लोग को पता चलता है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या चीज का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे तुम लोग फोटोसिंथेसिस वाला एक रिएक्शन देखता होगा, इस तीर के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिखा हुआ रहता है, तो उससे हमको पता चलता है कि नहीं, रिएक्शन देखते पता चलता है अच्छा सनलाइट भी है इसमें जरूरत है, क्लोरोफिल का भी जरूरत है इस रिएक्शन के लिए, है ना, तो वो सब पता चलता है। तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है इन्हीं सब चीजों की वजह से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो गया, अभी 10 मिनट बाकी है 50 होने में, 8 बजे छुट्टी देते थे, अभी फिर भी 50 किए हुए। तो 6:20 में आया तुम, 6:27 में आया था, बैठो। 6:20 में तुम भी नहीं आया था, चुप रहो, पढ़ाने दो हमको। केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक मिल सकता है, किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल सकता है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये जानने के लिए कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, 5। ठीक है, कलर का चेंज हो जाए, मतलब पहले कुछ और कलर था बाद में कुछ और कलर हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये स्टेट का चेंज हो जाए, मतलब पहले कुछ और स्टेट था बाद में कुछ और, जैसे देखो यहाँ पे सॉलिड था गैस था, यहाँ क्या हो गया, सॉलिड। ठीक है, हो सकता था यहाँ पे सॉलिड गैस दोनों मिलता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड है यहाँ पे गैस है, तो गैस तो यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, सॉलिड बन गया, तो यहाँ स्टेट का चेंज हो रहा है। कभी कभार गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। गैस इवोल्यूशन मतलब एक कंपाउंड के साथ किसी एलिमेंट को मिलाए, ठीक है, दोनों मिलने के बाद एक कंपाउंड भी बनाएगा और कोई दूसरा गैस निकाल करके देगा। ठीक है, हो सकता है हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखे, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हुए दिखे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, किसी भी तरह का एक गैस निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब एक कंपाउंड के साथ किसी दूसरे कंपाउंड को हम रिएक्ट करवाए, तो जो बनेगा मतलब प्रोडक्ट साइड में जो आएगा वो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाए, ठीक है, कि लिक्विड में नीचे कुछ मिला बैठा बैठा सा, मतलब कि मिट्टी को पानी में घोलते हो तो शुरू में घुल जाता है, अब कुछ देर छोड़ देते हो तो देखते हो नीचे में वो बैठ जाता है जाकर के, वैसे ही हम लोग को कुछ बैठा हुआ सा दिखेगा नीचे में। ठीक है, सॉलिड, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यही सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कम से कम एक नहीं तो 2 कैरेक्टरिस्टिक तो आज तो पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, कल 3 और फिर बैलेंसिंग शुरू। अभी कहा, तो जैसा अभी हम बोल रहे थे कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टोटल 5। ठीक है, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से, मतलब इन 5 में से कोई भी एक चीज भी दिख जाए समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है कैरेक्टर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एक देखते हैं, H2 क्या है जी, गैस है, प्लस O2 क्या है, गैस है, और दोनों मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या बना देगा, H2O। यहां पर हम लोग एनर्जी दे रहे होते हैं और वो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तब जाकर के H2O बन जाता है। ठीक है, ये हुआ, तो क्या यहाँ पे ये दोनों गैस था, ये दोनों क्या था, गैस था, स्टेट इसका गैस है और इसका स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट तो हो रहा है, पता चल रहा है कि दोनों गैस था और क्या बन गया, फिर लिक्विड बन गया। एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कार्बन सॉलिड है और प्लस, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कार्बन ये गैस होना चाहिए था,
नहीं। ठीक है, कार्बन क्या है जी, सॉलिड है, ये सर कार्बन इसीलिए ठीक है। प्लस O2 ऑक्सीजन क्या है जी, गैस है। ये दोनों जब कंबाइन होगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और ये क्या होगा हमारा, गैस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ पे एक सॉलिड था और एक गैस था, और ये क्या बना दिया, गैस ही बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या, नहीं एनर्जी इसमें नहीं। अरे बोले तो थे अभी कुछ देर पहले कि सभी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी देना जरूरी नहीं है, वो अपने आप भी कंबाइन हो सकता है। क्या बर्निंग ऑफ कैंडल, हाँ बोल सकते हैं। चेंज इन स्टेट थोड़ी अभी दिख रहा, बर्निंग ऑफ कैंडल पहले भी सॉलिड था, बाद में सॉलिड है। तुम बना किस में रहे हो वो देखो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होता है आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, कल हम लोग ये चारों देखेंगे, और इसके बाद इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग शायद परसों ही शुरू करेंगे। ठीक है।